Hi, hello everyone. Welcome to House of Sustainability. And today we are going to start a new course series which will be on sustainability reporting. ये कोर्स सीरीज विल बी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा कोर्स सीरीज होगा ये, इसलिए इस सीरीज को बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड किया गया है. We are going to start from SR, which is sustainability reporting, and then we'll move towards कितने सारे फ्रेमवर्क हैं जिस पे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनती है, जैसे कि GRI, TCFD, SASB, UNGC, UNSDG, NGRBC, and then later we will be talking about BRSR, which is a Indian standard of reporting. So ये सीरीज़ बहुत ही लंबी होने वाली है, लेकिन ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु वांट्स टू कम इनटू ESG field, no matter what educational background you have, these days people are looking for ESG candidate, but their problem is they are looking for someone who has at least a little bit knowledge of ESG and sustainability, or at least they have, some basic uh, skill set so that they can prove themselves if they are coming into this field. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का ये कोर्स करके इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सिट फॉर एन इंटरव्यू एंड यूल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में बहुत देर तक बात कर सकते हैं. ये कोर्स आपको हेल्प करेगा starting from introduction to hands-on experience on a sustainability reporting as well, if you are doing the task or assignment which I'll be giving with this course. जैसे कि मैंने अपने last course में भी एक task और assignment दिया था. Okay, so I'm very much excited for this course. I seriously want all of you to, take a leverage of this course and, shine in the interview. सो दिस कोर्स विल बी डिवाइडेड इंटू 3 वीडियोज़. ये कोर्स 3 वीडियो में डिवाइड होगा. लेसन 1 जो होगा वो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव और आउटकम, इसका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का जो इंट्रोडक्शन होता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या रिपोर्टिंग प्रिंसिपल हैं इसके. देन इसके बाद जो वीडियो आएगा वो लेसन 2 होगा, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्या प्लानिंग की ज़रूरत होती है अगर हमें एक SR लिखनी है, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट क्या होता है, एसआर का कंटेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे हम एसआर के इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करते हैं और कैसे उसका एक फाइनल प्रिपरेशन करते हैं. एंड देन लास्ट वीडियो विल बी ऑन GRI मैपिंग, assessment and external assurance, and then task detail and workshop detail. So GRI mapping, why? Because GRI जो है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है. इसलिए इस सेगमेंट में यानी एसआर के इस कोर्स में एक छोटा सा सेगमेंट GRI का होगा, जिसमें एक बेसिक इंट्रोडक्टरी नॉलेज दी जाएगी GRI की. लेकिन इसके बाद GRI का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें डिटेल्ड में हम इसके बारे में बात करेंगे. असेसमेंट और एक्सटर्नल एश्योरेंस क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है. एंड देन लेटर in lesson 3 only I'll be talking about, I'll be giving you the assignment and I'll be talking about all the task detail. I can have some workshop also in sustainability reporting where I'll be giving you the hands-on experience on sustainability reporting. So yes, uh, we'll start with our lesson 1, जिसमें we are going to talk about our course objective and outcome. So ये कोर्स से आपको क्या पता चलेगा? सबसे पहली बात तो ये कि ये कोर्स से आपको ये समझ में आएगा कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट करने के क्या मेथड होते हैं और उसके लिए किस तरीके का ट्रेनिंग ज़रूरत है, या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए अगर कोई भी पर्सन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना चाहता है. सेकेंड चीज़ जो आपको पता चलेगी वो ये कि किस तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं, किस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्टिंग होती है, किस तरीके की एनालिसिस होती है, किस तरीके के इंगेजमेंट होते हैं. देन इसके बाद आपको पता चलेगा कि जब भी कोई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट लिख रहा है एंड देन समवन हु इज़ असेसिंग द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, उन दोनों के पर्सपेक्टिव में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस होता है. एसआर के वो डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टर एंड एसेसर कैन बी वेरी डिफरेंट एंड वो पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है, आपको इसके बारे में भी पता चलेगा. एंड देन लास्टली आपको ये पता चलेगा कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं जब आप ये रिपोर्ट कर रहे होते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी लुकिंग एट कि क्या आप सीखने क्या वाले हो इससे. इस पूरे कोर्स में आपका लर्निंग क्या होने वाला है.
तो सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कैसा दिखता है, उसका क्या उसमें क्या की पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये पता चलेगा कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, हम क्यों कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स के बारे में पता चलेगा, जैसे कि ऑलरेडी बताया GRIS, SB, TCFD, UNGC, UNSDG, SDG, NGRBC एंड मैनी मोर। एंड आपको ESG इश्यूज को कैसे डिटेल्ड वे में डिस्क्लोज करते हैं कंपनी में, ये इसके बारे में पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट लिखने का क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैसा कंटेंट होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। आपको ये पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड लास्टली आपको ये पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है? ये सब बहुत ही स्लोली हम पढ़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जैसे कि हमने सबसे पहले बताया था, बहुत ही लंबी कोर्स सीरीज़ होने वाली है और ये एक डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह होगी, तो आपको हर एक वीडियो लाइन से देखने पड़ेंगे ताकि आपको बेसिक से उसके डिटेल्ड वर्ज़न में आपको जाने को मिले। ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल जो कि इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं या इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सीवी में क्या लिखो। अगर आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए बेसिकली अप्लाई करना, उसकी किसी पोजीशन, रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके सीवी में क्या स्किल सेट होनी चाहिए जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है टेक्निकल और रिपोर्ट राइटिंग। सो बेसिकली आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और अदरवाइज़ आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल राइटिंग कैसे करते हैं या रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपने मास्टर्स किया है तो ऑफ कोर्स आपने एक थीसिस लिखी होगी जिसमें आपको समझ में आ गया होगा, थीसिस लिख के कि फाइनली रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। इस रिपोर्ट राइटिंग के लिए यानी सस्टेनेबिलिटी राइटिंग के लिए आपका इंग्लिश मॉडरेट से अच्छे लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ग्रामर वीक है या आपके, आई एम नॉट सेइंग कि आपका इंग्लिश बहुत ग्रेट होना चाहिए, नो नो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपका ऐसा इंग्लिश होना चाहिए जिसमें आप बेसिकली कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं कर रहे हैं और आपके सेंटेंसेस सही मीनिंग थ्रो कर रहे हैं। द रीज़न इज़, ये जो रिपोर्ट होती है ये एक पब्लिक डोमेन में होती है और ये इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं, तो हम इस रिपोर्ट में इंग्लिश में कोई गलती नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टर, you have to work on your English and your technical writing as well. Okay. Second is data validation and management. अगर आपको डेटा यानी अगर आपको रिसर्च एंड एनालिटिक्स आता है, दैट मीन्स इफ़ यू नो हाउ टू डू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड एनालिसिस, देन दिस इज़ फॉर यू। बिकॉज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में बेसिकली हम बहुत सारा क्वांटिटेटिव डेटा रिपोर्ट कर रहे होते हैं और वो डेटा हमें हमारे क्लाइंट से मिलता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक टॉप ऑफ माय हेड आई एम गेटिंग, फॉर एग्जांपल आप एनर्जी का डेटा प्रेजेंट कर रहे हो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में, तो आपकी कंपनी वाले एनर्जी का डेटा देंगे। अब फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट में वो एनर्जी का डेटा किसी एक यूनिट में होना चाहिए, बट आपको क्लाइंट ने किसी दूसरी यूनिट में दिया है, तो आपको वो डेटा वैलिडेशन करना और उस डेटा को मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पर वो मिस्टेक नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छा स्किल सेट है जो आप या तो सीखोगे अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कर रहे हो, और या अगर आपको ऑलरेडी डेटा वैलिडेशन एंड मैनेजमेंट आता है तो आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। Last is project management. It's the best skill set which you can learn if you are doing sustainability reporting or if you are in the corporate sector. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज समथिंग, जब आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट मिलता है, सो फ्रॉम किक ऑफ मीटिंग टिल क्लाइंट को फाइनल डिज़ाइन वर्जन ऑफ रिपोर्ट सबमिट करना, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज करना इज़ द बेस्ट स्किल सेट यू विल लर्न if you are doing this, if you are as a, working as a sustainability reporter। और अगर आपको प्लानिंग एंड उसका एग्जीक्यूशन करना बहुत अच्छे से आता है, अगर आपको प्रोजेक्ट ऑलरेडी अच्छे से मैनेज करना आता है, दैट दिस इज द स्किल सेट विच you can write in your CV if you want to enter into sustainability reporting area. Now coming to what is sustainability reporting. Okay,
यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल दिखेंगे। पहला जो है वो है HCL का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जिसका टैगलाइन था क्रिएटिंग हार्मनी बिटवीन पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ये उनका 2021 का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है। देन कमिंग टू L&T का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जिसका टैगलाइन था सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबली। एंड देन माइंडट्री का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, जिसका टैगलाइन है वी केयर। ये सारे रिपोर्ट 2021 के हैं और ये सारे रिपोर्ट IT सेक्टर के हैं। देयर इज़ अ रीज़न हमने एक ही सेक्टर के लिए जस्ट टू शो यू फ्यू थिंग्स। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि तीनों रिपोर्ट में एक टैगलाइन है, तो ये टैगलाइन कहाँ से आती है, सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक ईयर में हमारे क्लाइंट का कुछ विजन मिशन होता है, हमारे क्लाइंट का कोई एक थीम होता है जो जिस पे वो पूरे साल काम कर रहे होते हैं, और वही थीम के अराउंड हमारी टैगलाइन क्रिएट होती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर HCL की टैगलाइन है क्रिएटिंग हार्मनी बिटवीन पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट मीन्स उनका उस साल का विजन या मिशन या उनका कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल या उनकी कोई भी प्लानिंग जो है वो इसके अराउंड है, इसलिए उन्होंने ये थीम भी उसी तरीके की रखी है। ओके, इट गोज टू एवरी लाइक इट चेंजेस विद क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी टैगलाइन चेंज हो जाती है, बट दिस इज द वे वी प्रेजेंट आवर टैगलाइन। ओके, सेकेंड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसका डिज़ाइन पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाले में एक डिज़ाइन सेक्शन है, सेकेंड में एक डिज़ाइन सेक्शन है एंड थर्ड में एक डिज़ाइन सेक्शन है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रिपोर्टर नहीं करता है। ऑफ कोर्स उसके साथ कोई डिज़ाइनर होता है जो ये काम कर रहा होता है, बट जब रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें हमारे दिमाग में, यानी एज अ रिपोर्टर, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टर, आपको अपने दिमाग में कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ते हैं, आपको अपने दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ रखने पड़ते हैं और आपको एक फ्लो देना पड़ता है अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को। और जो वो डिज़ाइनर होता है वो आपकी क्रिएटिविटी या आपके जो भी फ्लो है रिपोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करता है। ओके, तो आप तो जब भी यू नो व्हेनेवर वी आर राइटिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, हम कभी भी सिर्फ सेंटेंसेस लिख के नहीं छोड़ते हैं, तो हमें वहाँ पर डिज़ाइनर के लिए बहुत सारे कमेंट छोड़ने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पे ही डिज़ाइनर को समझ में आता है कि इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का फ्लो क्या होगा। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि क्रिएटिविटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है राइटिंग में। मतलब आप कैसे लिख रहे हो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विद ऑफ कोर्स कि क्या लिख रहे हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, डोंट बी यू नो डोंट बी ओवरवेल्म विद दिस वर्ड कि अरे मैं क्रिएटिव नहीं हूँ तो मैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। बिल्कुल भी नहीं। ये क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी व्हेन यू विल रीड अ लॉट मैनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव रेड अराउंड 100-200 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सो जैसे जैसे आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पढ़ने लगते हो, यू विल गेट एन आइडिया कि क्या फ्लो होता है रिपोर्ट लिखने का, या कैसे डिज़ाइनर को हम एक क्लू छोड़ते हैं कि उसे कैसे लिखना है। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इसके बारे में कोई वर्कशॉप या कोई सेमिनार लेंगे या वेबिनार लेंगे, जहाँ पर हम आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ असाइनमेंट देंगे या कुछ टास्क देंगे या आपको एटलीस्ट करके बताएंगे कि ये कैसे करते हैं। ओके, इससे पहले हम सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होता क्या है। मेरे लास्ट कोर्स में ही आई हैव लाइक टोल्ड यू व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बट यहाँ पर आई अगेन टेल यू। सबसे पहले अभी के टाइम पे वी हैव, मतलब बहुत ही रॉ उसमें बोले तो 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं, बट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट अभी लोगों के पास, लोग बेसिकली डिस्क्लोज करते हैं, लोग उसमें डेटा, पीपल आर कंपनी आर डिस्क्लोजिंग देयर डेटा। वो 3 तरीके की रिपोर्ट हैं। एक रिपोर्ट है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होती है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट तो आपने ऑलरेडी सुनी होगी, क्योंकि पहले से ही हर कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोज करती है, वो मैंडेटरी है उनके लिए। अभी एक और है विच इज़ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का भी एक नया कोर्स सीरीज होगा कि वो क्या होता है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। एनीवेज, इन तीनों में सबसे पहले डिफरेंस क्या है हम लोग ये समझ लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें कोई भी कंपनी अपने ईयरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा डालती है। क्या मतलब है इसका, कि उन्होंने उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उस पूरे साल में जो भी फाइनेंशियल
डेबिट क्रेडिट किया है या फाइनेंशियल एक्सचेंज जो किया है, जितना भी उनका प्रॉफिट हुआ है, जितना लॉस हुआ, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, वो जिसमें डिस्क्लोज करते हैं उस रिपोर्ट को बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। ओके, नाउ कमिंग टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें हर कंपनी अपनी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करती है। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, एनुअल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करती है। ओके, एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें हर कंपनी अपनी नॉन फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट करती है। नॉन फाइनेंशियल डेटा मतलब जो आपने मेरे पिछले कोर्स विच वाज इंट्रोडक्शन टू ईएसजी में पढ़ा था, ईएसजी पिलर के अंदर जो उनके डेटा होते हैं उसको रिपोर्ट करती है, जिसमें कंपनी बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी उनके बिजनेस की वजह से क्लाइमेट को या हमारे मदर अर्थ को बेसिकली क्या रिस्क हैं और या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट कर रहे हैं। सो बेसिकली किस तरह से वो, अगर हम पैसा हटा दें तो किस तरीके से हमारे मदर अर्थ को वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इम्पैक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ओके, लास्टली अगर हम बात करें तो लास्ट जो रिपोर्ट होती है वो होती है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट प्लस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो होती है वो वॉलंटरली है, वो अभी भी मैंडेटरी नहीं हुई है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वही लोग लिख रहे हैं जो एक्चुअली अपनी मार्केट में एक प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, जो ऑफ कोर्स आउट ऑफ बॉक्स काम करना चाहते हैं, जो अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये वो कंपनीज जो मार्केट में ये बताना चाहते हैं कि हाँ वो प्लैनेट के बारे में, वो लोगों के बारे में और वो मदर अर्थ के बारे में सोच रहे हैं, या वो उनको फर्क पड़ता है, दे एक्चुअली केयर अबाउट इट। ओके, जो लोग अभी, क्योंकि ये वॉलंटियरली है इन नेचर, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हर कंपनी इसे करे। मोस्टली जो हाई फाइनेंशियल परफॉर्मर कंपनीज होती हैं वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी करती हैं। कमिंग टू इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट है जब कंपनी एनुअल और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, फॉर सो मेनी रीजंस। मतलब एक तो रीजन यही हो गया कि जब एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है तो अलग अलग क्यों करना। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों को डिस्क्लोज करती है, एंड दैट इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। ओके, सो एनुअल रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसमें फाइनेंशियल डेटा डिस्क्लोज होता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसमें नॉन फाइनेंशियल डेटा रिपोर्ट होता है, जो कि ईएसजी इश्यूज के बारे में बात करता है। एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट वो रिपोर्ट होता है जो फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों के बारे में बात करता है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू, तो आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या है। सो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वो डिस्क्लोजर होता है जो सबसे पहले वॉलेंटियरली है इन नेचर, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। एनुअल रिपोर्ट जो है वो मैंडेटरी होती है, जबकि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अभी भी वॉलेंटियरली है इन नेचर, और इसमें हम अपने नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है कि कोई भी कंपनी अपने ईएसजी इश्यूज में कैसा काम कर रही है, या ईएसजी पिलर्स में एक ब्रॉडर सेंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो रिवील करती है। ओके, सो इस एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बैलेंस कब होगी? एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट तब बैलेंस होगी जब कोई भी कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के सब इम्पैक्ट के बारे में में कम्युनिकेट करेगी। सारे इम्पैक्ट मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आपने अभी रिसेंटली ग्रीन वॉशिंग या ग्रीन हशिंग करके बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जो कि बहुत ही बज़ वर्ड चल रहे हैं अभी। तो ग्रीन वॉशिंग उसी को ही बोलते हैं जब कंपनी क्या करती है, अपने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट तो छुपा लेती है बट पॉजिटिव इम्पैक्ट को रिपोर्ट कर देती है। तो ऐसी रिपोर्ट को या ऐसे डिस्क्लोजर्स को हम नॉन ट्रांसपेरेंट कहते हैं, यानी हम उन्हें ट्रांसपेरेंट नहीं कहते हैं। और इन्वेस्टर्स मोस्टली ऐसी रिपोर्ट से हैप्पी नहीं होते हैं।
या ऐसी रिपोर्ट को इवन एश्योरेंस भी नहीं मिल पाता है अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट ही बता रहे हैं। ओके, ताकि कंपनी ग्रीन वॉशिंग ज़्यादा ना कर पाए, इसीलिए फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास, जैसे कि जीआरआई फ्रेमवर्क। अगर आप जीआरआई की हेल्प से कोई भी डिस्क्लोजर कर रहे हैं तो वन वे और अनदर आपको अपने नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताने ही पड़ेंगे। ये जब आप मेरा नया वो वाला सीरीज देखेंगे जिसमें हम जीआरआई के बारे में बात करेंगे, तब आपको समझेगा कि कैसे जीआरआई इतना डिटेल्ड वर्जन ऑफ रिपोर्टिंग है, इतना डिटेल्ड फ्रेमवर्क है कि हर कंपनी जो है उसे अपने नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करना ही पड़ेगा। ओके, ये जो रिपोर्ट होता है ये बेसिकली बहुत हेल्प करता है वो कंपनीज के लिए जो अगर फॉर एग्जांपल जिनका अभी कोई सेट गोल टारगेट नहीं है, वो उनका पास कोई मेजरमेंट सिस्टम नहीं है, कोई डेटा कलेक्शन सिस्टम नहीं है, कोई मॉनिटरिंग टेक्निक नहीं है। तो जब लोग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करने लगते हैं तो उनको इन सब के लिए एक अरेंजमेंट रखना पड़ता है, राइट। इन सब के लिए एक प्लानिंग रखनी पड़ती है जिसे जिसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। हर हर एक एक्टिविटी के लिए पर्सन डिफाइन करना पड़ता है, पर्सन असाइन करना पड़ता है, कंपनी को कुछ गोल सेट करने पड़ते हैं, कुछ टारगेट्स रखने पड़ते हैं। तो ये ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंपनी को भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अगर अपने नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा काम कर रही है तो अल्टीमेटली वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी रीच कर सकती है। ओके, आई होप सबको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। कमिंग नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्यों करना है? जब ये वॉलेंटरली है इन नेचर तो क्यों करूं, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करने के जो मेजर बेनिफिट्स हैं उसमें से एक है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव्ड कॉर्पोरेट रेपुटेशन। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर आप अपना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने सारे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेसिकली डिस्क्लोज कर रहे हैं। और जब आप वो डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। आप अपने सारे नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट को एक रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर रहे हैं एंड यू आर कमिटिंग टू समथिंग। फॉर एग्जांपल, वो कंपनीज जिनका कुछ नेगेटिव होता है या वो कंपनीज जो अभी बहुत कम कर रही हैं, जो उनसे डिज़ायर्ड है उस वैल्यू से उनका एक्चुअल वैल्यू बहुत कम है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कुछ टारगेट सेट करते हैं और वो कुछ कमिटमेंट करते हैं कि यस वो अगले साल इतना परसेंट इम्प्रूव कर लेंगे। इस तरह से कंपनी भी इम्प्रूव होती रहती है और उस तरह से क्या होता है, कंज्यूमर्स में एक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये ये जो कंपनी है ये दे आर डिस्क्लोजिंग देयर नेगेटिव इम्पैक्ट्स एज वेल, इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। तो इस तरीके से हम एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं। इम्प्रूव्ड कॉर्पोरेट रेपुटेशन क्यों? क्योंकि जब हम इस तरीके के से अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को बताते रहते हैं और फिर हम एक ग्रोथ दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने इस ईयर में कुछ कमिटमेंट्स किए थे जो हमने नेक्स्ट ईयर की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में वो कमिटमेंट को पूरा किया। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जब जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो हैप्पी होते हैं, जो भी कंज्यूमर्स है वो हैप्पी होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमारा कंपनी का मार्केट में एक रेपुटेशन भी बनता है। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। आई डोंट नो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में, सिंस अभी हम लोगों ने डिटेल में बात नहीं की है, तो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू इन अ वेरी शॉर्टर वे। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले स्टेक होल्डर वो होते हैं जिससे कंपनी में अगर कोई भी फर्क पड़ेगा तो स्टेक होल्डर्स को फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली दे हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सम स्टेक्स इन द कंपनी। वो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वो एम्प्लॉय, वेंडर, सप्लायर, कस्टमर, कंज्यूमर्स, कोई भी हो सकता है वो स्टेक होल्डर। हर कंपनी को अपने कीज के स्टेक होल्डर खुद से चूज करने होते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होती है। तो क्योंकि जब हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हैं तो देयर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। और स्टेक होल्डर इंगेजमेंट होती है मटीरियलिटी असेसमेंट करने के लिए,
ये दोनों वर्ड के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगा कि स्टेक होल्डर इंगेजमेंट क्या होता है एंड मटेरियलिटी असेसमेंट क्या होता है, जहाँ पर आपको डिटेल्ड में बताया जाएगा कि ये क्या होता है। लेकिन आप बस इतना समझो कि मटेरियलिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि कौन से ईएसजी टॉपिक उस कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इस बारे में एक डिस्कशन होता है सारे स्टेक होल्डर का। स्टेक होल्डर मतलब एम्प्लॉय, वेंडर, सप्लायर, कोई भी हो सकता है। वो कंपनी की प्रोग्रेस या लॉस से जिनके ऊपर फर्क पड़ता है वो स्टेक होल्डर होते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को स्टेक होल्डर इंगेजमेंट बोलते हैं। अभी होता क्या है कि अगर हम एसआर कर रहे हैं, एसआर इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, तो अगर हम एसआर लिख रहे हैं या हम एसआर में अपने डेटा को डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो हमें कॉन्स्टेंटली स्टेक होल्डर के टच में रहना पड़ता है, क्योंकि वो हम प्रोसेस करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा स्टेक होल्डर के साथ एक इंगेजमेंट बढ़ता है। अगेन ये स्टेक होल्डर से इंगेजमेंट बढ़ने की वजह से स्टेक होल्डर्स से के साथ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनके बीच में हमारी रेपुटेशन बढ़ती है। उनको लगता है कि that company actually cares about the climate change, that company actually cares about the mother earth, और इसलिए वो एक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं उस कंपनी में भी। तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट ऐसे बढ़ता है। ओके, नाउ कमिंग टू कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, कि अगर आप एसआर कर रहे हो, अगर आप एसआर में अपना डेटा डिस्क्लोज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ये दिखा रहे हो टू to other organization, your competitors, your peers, कि yes you are very transparent about your data, कि और ये अल्टीमेटली ये दिखाता है कि जो आपका गवर्नेंस सिस्टम है, यानी जो आपका लीडरशिप है, वो बहुत ही अच्छा है। इट एक्चुअली शोज दैट इट इज़ अ गुड साइन ऑफ लीडरशिप अगर आप फुल अपना ट्रांसपेरेंट डेटा शो करते हो एसआर में। ओके, इसके बाद क्या है, इट बिल्ड्स अ रेपुटेशन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि अगर आप ट्रांसपेरेंट हो, आप एक्टिवली अपने गोल की तरफ परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिक उस ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपका ऑटोमेटिक आप एक स्टेप अहेड हो जाते हो अपने अपने कॉम्पिटिटर से, और आपका मार्केट में एक रेपुटेशन बढ़ जाता है, स्टेक होल्डर में आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है, और आप दूसरे दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके, उसके लिए आप एक टारगेट भी सेट कर देते हो। ओके, next is it not only enables a business to identify areas of strength in this operation but also to discover whether it is falling short on the sustainability front। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको डेटा मैनेजमेंट, डेटा वैलिडेशन, आपको इन सारी प्रोसेस से ये पता चलता है कि अभी आप कहाँ पीछे रह गए हो, और फिर आप उन्हीं सारे पॉइंट्स पे काम करके इम्प्रूव करते जाते हो, और आपकी कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट से इन्वेस्टर्स आपसे इम्प्रेस होते हैं। आपकी कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट से लोगों का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, now it enables your company to make its sustainability effort and commitment for improvement visible to current and potential employees। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्चुअली क्या है, इफ़ यू आर शोइंग दैट यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर एसआर, आप एसआर में जो भी डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, आपके कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, तो आपके जो भी करेंट एम्प्लॉई हैं और या भी आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ होंगे ना, उनका कमिटमेंट और एफर्ट आपकी कंपनी की तरफ बढ़ता है। और ये एक रिसर्च है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका सोशल सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो आप ऑटोमेटिक आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी करंट एम्प्लॉयज़ और पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके भी एफर्ट कंपनी की तरफ और उनके भी कमिटमेंट कंपनी की तरफ इम्प्रूव होते हैं। ओके, नाउ लास्ट इज हाई क्वालिटी सप्लाई चेन पार्टनर। इसका मतलब ये है कि सप्लाई चेन पार्टनर क्या होता है, जिनसे हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो वो जो सप्लाई चेन हो रहा है, इस चीज़ की जो पार्टनरशिप है, इसे बोलते हैं हम सप्लाई चेन पार्टनरशिप। अगर इफ़ वी आर डिस्क्लोजिंग आवर डेटा इन आवर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, सो ऑफ कोर्स हम ऐसे लोगों से ही कमिट करेंगे जो खुद एसआर अपना डेटा डिस्क्लोज कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो टियर 1 से टियर 2, देन उसके बाद टियर 3 तक, ये एक हाई क्वालिटी सप्लाई चेन पार्टनरशिप हो जाती है। टियर 1 2 3 क्या है, सप्लाई चेन पार्टनरशिप क्या है, इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। कमिंग नेक्स्ट, व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सबसे पहले स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, और ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है।
सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए कि मेन कंपोनेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के क्या हैं। सबसे पहले है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। हम ऑलरेडी बताया है, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मतलब आपके सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो बेसिकली कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वंस ट्वाइस और इससे ज़्यादा भी आपस में एक मीटिंग के थ्रू या बहुत सारे कम्युनिकेशन मेथड मोड्स के थ्रू आपस में इंगेज करते हैं एंड दे टॉक अबाउट मटेरियलिटी असेसमेंट। ओके, मटेरियलिटी असेसमेंट जो होता है वो साल में एक बार होता है, और वो मटेरियलिटी असेसमेंट में ही हमें ये पता चलता है, या सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो ये फाइनल डिस्कशन में पहुंचते हैं कि कौन से मटेरियल टॉपिक हैं जो कंपनी और स्टेक होल्डर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और फिर उन्हीं टॉपिक पे वो रिपोर्ट बनती है उस साल के लिए। ओके, तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट इज लाइक इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट component in sustainability reporting. ओके, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको नहीं समझ रहा है कि स्टेक होल्डर इंगेजमेंट क्या है, लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन so that I can post the video as soon as possible. Next is benchmarking and progress. So basically benchmarking and progress क्या होता है? जब हम एसआर लिखते हैं, जब हम एसआर में अपना डेटा डिस्क्लोज करते हैं, हम एज ए कंपनी, व्हेन कंपनी इज डिस्क्लोजिंग देयर डेटा इन एसआर, तो वो एक एक ईयर को बेस ईयर मान लेती है। ओके, और वो बेस ईयर जो होता है वो उनका बेंचमार्क हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस ने अगर अपना जो डेटा है वो डिस्क्लोज किया इन 2017 और उसके बाद से वो हर साल एसआर लिख रहे हैं, तो उनका जो बेस ईयर होगा वो हो जाएगा 2017। उसके बाद वो क्या करेंगे, 2017 में जब वो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करेंगे और अपने मटेरियल इश्यूज डिफाइन करेंगे, फिर वो उन्हीं मटेरियल इश्यूज को डिस्क्लोज करेंगे उस साल के एसआर में। तब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। ओके, और वो कमियों के हिसाब से वो अपने गोल से टारगेट सेट करते हैं अगले साल के। फिर वो टारगेट को अचीव करते हैं, फिर वो दूसरे टारगेट सेट करते हैं, फिर वो दूसरे टारगेट सेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेंचमार्किंग एंड प्रोग्रेस, क्योंकि हम एक साल को, किसी भी एक ईयर को अपना बेस ईयर मान के उसके आगे अपनी प्रोग्रेस दिखाना शुरू करते हैं, इज नोन एज बेंचमार्किंग एंड प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज सपोर्ट फ्रॉम फ्रेमवर्क। सो बेसिकली एसआर लिखने का क्या फ्लो होगा, हम कैसे एसआर लिखेंगे, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये सारे ये सारे कंटेंट का जो हेल्प है उसका सपोर्ट जो है वो हमें फ्रेमवर्क से मिलता है। जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है वो है जीआरआई, क्योंकि जीआरआई बहुत ही डिटेल में ईएसजी पिलर्स के बारे में बात करता है अलॉन्ग विद इकोनॉमी। इसके बाद जो फ्रेमवर्क है जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टीसीएफडी, क्योंकि वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में बात करता है, और वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का फाइनेंसेस में कैसे इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में बात करता है। देन उसके बाद सेस्बी है, बिकॉज वो सेक्टर स्पेसिफिक है और सेक्टर स्पेसिफिक मटेरियल इश्यूज के बारे में बात करता है। और उसके बाद बहुत सारे हैं, यूएनजीसी, एनजीआरबीसी, यूएनएसडीजी। तो ये सारे फ्रेमवर्क से हमें एक हेल्प मिलती है अपनी एसआर को पब्लिश करने में। ओके, देन नेक्स्ट इज एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। सो अगर आपका डेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका डेटा जो होता है, जो एसआर होती है, इफ़ वी आर पब्लिशिंग एसआर इन जीआरआई विद द हेल्प ऑफ जीआरआई फ्रेमवर्क, अगर हम जीआरआई फ्रेमवर्क की हेल्प से एसआर को डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सटर्नल एश्योरेंस मैंडेटरी है। ओके, एक्सटर्नल एश्योरेंस मतलब क्या है, कोई भी एक एक्सटर्नल ऑडिटर आता है और वो सारा एसआर को वेरीफाई करता है। मतलब आपने एसआर में जो भी डेटा डिस्क्लोज किया है वो सारे डेटा का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस क्यों होती है, जस्ट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, तो ताकि कोई ग्रीन वॉशिंग ना हो। इसलिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का एक ये मेन कंटेंट है, मेन कंपोनेंट है कि हमारी एसआर जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओके, एंड देन लास्ट इज कंपेलिंग विजुअल्स, एंड बिलीव मी इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज अगर हमारी जो
हमारा जो कंटेंट है वो अगर इस तरह से प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है कि रीडर उससे इंगेज करें, तो वो जो एसआर लिखने में जो पूरी की पूरी हार्ड वर्क होती है वो सब वेस्ट हो जाती है। तो डिज़ाइनिंग जो है वो एसआर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमारा एम ये होता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसे कितने कम तरीके से या कितने कंसाइज तरीके से प्रेजेंट करें कि जो रीडर है वो इंगेज रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे विजुअल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि ग्राफ्स, चार्ट या इन्फोग्राफिक्स, ताकि हमारा गोल क्या है कि इन्फॉर्मेशन पास हो सके रीडर तक, वो इन्फॉर्मेशन पास होने में हमें हेल्प करता है। बहुत सारे लोग फोटोज़ भी यूज़ करते हैं, या बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जस्ट टू मेक योर एस आर बेटर। डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस आर ऑल्सो। ओके, कमिंग नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग प्रिंसिपल इन प्रिपेयरिंग एस आर। जब हम एस आर बना रहे हैं तो हमारे मेन प्रिंसिपल क्या होते हैं एस आर बनाते वक्त, और ये जो स्लाइड है इट इज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ जी आर आई रिक्वायरमेंट। तो जी आर आई में उन्होंने इसके बारे में बात की एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव केप्ट दिस स्लाइड हियर। सो सबसे पहले तो फॉर डिफाइनिंग रिपोर्ट कंटेंट, अगर हम रिपोर्ट का कंटेंट लिख रहे हैं तो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है, स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सस्टेनेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि ईएसजी पिलर के बारे में बात करना। ओके, मटीरियलिटी, दैट मीन्स हमारे ईएसजी पिलर में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बट वो कंपनी के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट कम्स इन मटीरियलिटी। एंड देन लास्ट इज कंप्लीटनेस। ओके, कंप्लीटनेस मतलब कि जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। नाउ फॉर डिफाइनिंग रिपोर्ट क्वालिटी, हमारी क्वालिटी रिपोर्ट की कैसे अच्छी होगी। नंबर वन, एक्यूरेसी, जब हम बहुत ही एक्यूरेट डेटा लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये भी है, जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेटा किलोवाट आवर में प्रेजेंट करना है, बट आपने सिर्फ किलोवाट में प्रेजेंट कर दिया, तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो स्किल सेट है विच वॉज डेटा वैलिडेशन एंड मैनेजमेंट। अगर डेटा मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा डेटा किस यूनिट में रिपोर्ट करना है। वो एक्यूरेसी एज अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टर आपका काम है मेंटेन रखना। ओके, सेकेंड इज बैलेंस। बैलेंस मतलब इतना टेक्स्ट हैवी नहीं होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कि जो रीडर है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आए और आपकी ये पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाए। तो बैलेंस बना के रखना बिटवीन टेक्स्ट हैवी एंड देन विजुअल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्लैरिटी, आपके जो सेंटेंसेस है वो बहुत क्लियर होने चाहिए। आप जो भी एज अ रिपोर्टर आप जो भी बात उस रिपोर्ट में बोलना चाहते हो वो बहुत ही क्लियर और कंसाइज वे में लिखी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा, सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। जो कुछ कंपनी होती हैं विच वो एक्चुअली प्रेफर करती हैं इफ यू आर टॉकिंग, इफ यू आर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो सम कंपनी लाइक्स इट। कुछ कंपनीज को सिर्फ डेटा स्पेसिफिक डेटा स्पेसिफिक राइटिंग ही पसंद होती है, डेटा स्पेसिफिक रिपोर्टिंग ही पसंद होती है। दे डोंट लाइक एनी स्टोरी टेलिंग। तो इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट ऑल्सो, बट येस वॉट एवर यू डू, अगर आप डेटा स्टोरी टेलिंग भी कर रहे हो और या बहुत ही डेटा स्पेसिफिक भी कर रहे हो, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। देन कंपेरेबिलिटी, मतलब कि जो भी वो जो भी आपकी एसआर है उसका जो भी उसके पीयर के साथ जो भी कंपैरिजन है वो अच्छा होना चाहिए। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसका जो भी उसका कंपैरिजन है कंपैरेटिवली वो उससे बहुत बेटर होनी चाहिए। क्योंकि व्हाट आर वी एक्चुअली ट्राइंग टू डू, वो है कि हम भीड़ से स्टैंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से इसके लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। देन रिलायबिलिटी, ऑफ कोर्स जो डेटा है जो आपकी रिपोर्टिंग है वो रिलायबल होनी चाहिए। एंड देन लास्टली टाइमलीनेस, मतलब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 2-4 महीने बाद आपका रिपोर्ट जो है वो टाइम से डिस्क्लोज हो जाना चाहिए। ये जो रिपोर्ट होता है ये इन्वेस्टर
प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है या इन्वेस्टर्स पढ़ रहे होते हैं, ये एक ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। आपको हर कंपनी में अगर वो अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट डिस्क्लोज करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो क्योंकि हम ये पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट रखते हैं, ये बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें कुछ भी ग्रीन वॉशिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, विजुअल्स अच्छे होने चाहिए सो दैट रीडर्स आर एबल टू रीड इट, एंड देन ये टाइमली खत्म होना चाहिए। ओके, ना हमारा नेक्स्ट लेसन जो होगा वो होगा लेसन नंबर 2, विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, कंटेंट डेफिनेशन, मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन एंड देन फाइनल प्रिपरेशन। ओके, thank you very much. Thank you, for having me for this lecture. I hope you do well, and we will meet in our next lecture. Thank you.